रिकॉर्डिंग पे है, यूट्यूब पे देख सकते हैं। चलो बाकी बच्चे जब आएंगे तो फिर उनको एडमिट कर देंगे। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन जो आप देखने जा रहे हो उसमें ये है कि भाई स्टेट करने की बात कर रहा है, यानी कि बताइए द फैक्टर्स। अच्छा ये वाला हो गया था या इसके बाद वाला करना है? बोलो रूफ। सर यही वाला करना है। यही वाला करना है। ठीक है बेटा, ये वाला करते हैं। ओके जी, तो अगर हम बात करें तो हमसे कहता है कि स्टेट करो उन सभी फैक्टर्स के बारे में ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ गिवन कंडक्टर डिपेंड्स। यानी कि जो करंट है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है वो आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है यार, अगर हम कभी भी बात करें तो V इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, V इक्वल्स टू आई आर। तो अगर हम करंट की बात करें तो करंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? V के ऊपर भी, और करंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? R के ऊपर भी, है ना। तो अगर हम बात करें तो देखो, अगर करंट ज्यादा तो वोल्टेज ज्यादा या पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, और अगर करंट ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, ये आप जानते हो। क्योंकि अगर हम बात करें तो V अपॉन R इक्वल्स टू I होगा, है ना। V इक्वल्स टू आई आर से अगर आप सॉल्व करो तो V अपॉन R इक्वल्स टू I होता है। तो मतलब करंट अगर जितनी ज्यादा होगी तो बेटा रेजिस्टेंस क्या होगा? उतना ही कम होगा। तो ये तो आप बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हो कि भैया करंट का सबसे बड़ा दुश्मन है रेजिस्टेंस। बोलो यस सर। तो बेटा एक तो यही हो गया कि रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, तो लिखा हुआ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा, ओम्स ने खुद ही ये बात बता दी थी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर आपको याद हो तो वोल्टेज जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि वोल्टेज का मतलब जो दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पॉइंट A और पॉइंट B के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा? करंट के इक्विवेलेंट होता है। तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, तो इन्हीं दोनों के ऊपर क्या करती है बेटा? डिपेंड करती है। बस खत्म हो गई बात। कर लेंगे? यस सर। आगे ओके, अगला देखिए। अगला कह रहा है आपसे कि कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज हाफ। क्या बात कर रहा है? ये वाला मैंने आपको समझाया है क्वेश्चन। बाय हाउ मच डज द करंट चेंज, ये समझाया नहीं था? I/2 हो जाएगी। तुम लोग को याद ही नहीं रहता कहाँ से करना है। मुझे याद आ गया एकदम से। याद करो, जाते जाते बता के गया था कि V की वैल्यू V1 की वैल्यू V है, V2 की वैल्यू V/2 है। तो V इक्वल्स टू IR से रेजिस्टेंस देखो, ये भी बोला था कि कीपिंग द रेजिस्टेंस कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट कहा जा रहा है। चलो कोई नहीं, देख लो फिर से। V इक्वल्स टू क्या होता है? IR। ठीक है, केस 1 की अगर हम बात करें तो केस 1 में क्या हो जाएगा? V1 इक्वल्स टू I1R1, ये तो होगा। ठीक है, और केस 2 की बेटा बात करोगे तो केस 2 में क्या होगा? V2 इक्वल्स टू I2R2। ये चीजें हो जाएंगी यहाँ से। अब आप क्या करो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करा दो। तो जब दोनों को डिवाइड कराओगे तो बेटा V1 अपॉन V2 की वैल्यू क्या मिल रही होगी? I1R1 अपॉन में I2R2। अब देखो उसने आपको क्या बोला, उसने आपको ये बोला कि अगर रेजिस्टेंस ऑफ जो सर्किट का है वो कांस्टेंट है, और क्या बोला जा रहा है कि कीपिंग पोटेंशियल डिफरेंस हाफ, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज हाफ्ड बाय हाउ मच डज द करंट चेंज। तो सिंपल सी बात आपसे कह रहा है। अच्छा नहीं, ये क्वेश्चन चेंज है, सॉरी, ये चेंज है। उसमें क्या था? उसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट था, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट करा जा रहा है। ठीक है, बट आप ये कर सकते थे, कोई इसमें बोली बात नहीं थी। चलो खैर देख लो। हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट करना जा रहा है, मतलब V1 की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी? अगर V1 है तो वही V1 V2 दोनों क्या है बेटा? बराबर है। V1 और V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर। इसको आप क्या मान लो कि इसको थोड़ी देर के लिए कि ये V है, तो अगर आप V1 V2 बराबर हैं तो यहाँ पर भी V रख दो, अपॉन में बेटा यहाँ पर भी V रख दो, इक्वल्स टू। आपसे कहता है कि करंट में क्या चेंजेस होंगे, तो मतलब करंट को तो अभी आप I1 I2 ही रहने दो, क्योंकि करंट में चेंजेस पूछे गए हैं, छोड़ दो उसको। और R1 R2 में देख लो जरा, कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज हाफ्ड, यानी कि अगर R1 पहले R था तो अब R2 क्या हो चुका है? R/2 हो चुका है। बस ये आपसे कह रहा है। अब आप क्या करो, आप इसको सॉल्व कर लो। तो देखो V से V कैंसिल हो गया, तो जैसे V से V कैंसिल कराओगे तो क्या बचा? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, भाई ये तो 1/1 हो गया। तो जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से पता क्या होगा? यहाँ से हो जाएगा I1R1 इक्वल्स टू I2 R/2। ये तो होगा, बताओ। यस सर। है ना?
R1 नहीं, I1 R से R कैंसिल हो गया, तो बेटा क्या बचा, I1 इक्वल्स टू I2 अपॉन 2, ये तो बचा। या फिर अगर आप यहाँ से I2 निकाल लो तो I2 की वैल्यू क्या निकलेगी, 2 टाइम्स I1 निकलेगी ना, बताओ। तो अगर रेसिस्टेंस को आप आधा कर रहे हो तो करंट क्या हो जाएगी, करंट पहले के मुताबिक डबल हो जाएगी। देखो 2 टाइम्स I1 पहले वाली करंट थी, तो पहले वाली करंट का ही 2 गुना हो जाएगा, टाइम्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, I बिकम्स डबल। समझ में आ रहा है? बोलो यस बेटा, सर। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझा दूं क्या, बोल दो जल्दी से, इतनी देर सोचोगे तो फिर मजा नहीं आएगी। समझाऊं? नो सर। क्या नो सर, क्लियर है। क्लियर है? चलो, आपसे कह रहा है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता है ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, वो भी 20 वोल्ट्स की। तो बेटा ये क्या है, ये आपको V गिवन है 20 वोल्ट्स, न्यूमेरिकल है, अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम्स। तो R की वैल्यू उसने आपको दे दी 5 ओम्स, वो भी रख लो, बहुत बढ़िया। व्हाट करंट विल, अरे यार, V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई R। तो V का फॉर्मूला क्या है, 20 है बेटा, नीचे क्या है 5 है, सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 4 एम्पियर। खत्म। I की वैल्यू क्या हो गई, 4 एम्पियर। कर लेंगे। यस सर। आगे बढ़ते हैं, देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है यार। अगला आपसे कहता है 20 ओम्स है हैज अ करंट, तो ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 ओम्स है, रख लो। करंट कह रहा है 2 एम्पियर, तो I की वैल्यू उसने आपको 2 एम्पियर दे दी, बहुत बढ़िया। आपसे कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो, बताओ फतेह। V इक्वल्स टू IR, I की वैल्यू 2, बेटा R की वैल्यू 20, सॉल्व करके आंसर क्या हो गया, 40 वोल्ट। खत्म। V का आंसर क्या हो गया, 40 वोल्ट। कर लेंगे। यस सर। आगे अगला आपसे कहता है, उसको समझ लो एक बार। एक करंट है जो कि 5 एम्पियर की है, तो I की वैल्यू 5 एम्पियर उसने आपको दे दी बेटा, बहुत बढ़िया, 5 एम्पियर लिख लो उसको। उसके बाद उसने बोला कि थ्रू अ वायर हुज एंड्स आर एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट, ठीक है, तो V की वैल्यू 3 वोल्ट है, कहता है रेजिस्टेंस बता दो, तो V इक्वल्स टू IR, ठीक है, तो V अपॉन I की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से R, तो V अपॉन I निकाल लो, V की वैल्यू कितनी है 3 और I की वैल्यू क्या है 5, इक्वल्स टू R। तो जब सॉल्व करोगे 5 से कैंसिल करोगे 0.6 ओम्स, ये बेटा आंसर क्या हो गया आपका, रेजिस्टेंस का हो गया, हो जाएगा 0.6 ओम्स। कर लेंगे। यस सर। आसान क्वेश्चन है ना यार, मेरे ख्याल से इजी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। आपसे कह रहा है कि ओम्स लॉ है स्टेट्स अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड, ओम्स लॉ बेटा किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है, शाबाश बताओ जल्दी, करंट। बताओ। ये ओम्स का लॉ क्या था, ओम्स ने बोला था ना कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वो अलग बात है कि जब आपने ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था तो यहाँ पे 1/R रेजिस्टेंस यूज करा था आपने, कांस्टेंट, तो वो R तो बाद में आता है ना। ओम का लॉ क्या था कि जो करंट है, सॉरी जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो वही था पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट। आगे समझ में, कर लेंगे। यस सर। यस सर। ओम्स लॉ R के बारे में नहीं बताता, लेकिन ओम्स लॉ R को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करता है, ठीक है, वो चीज बात की बात हो गई। लेकिन ओम्स लॉ ने जो रिजल्ट दिया है वो V और I के बारे में रिजल्ट दिया है ना, वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा। आगे अब आपसे कह रहे हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड कंडक्टर्स, रेसिस्टर्स, इंसुलेटर्स। तो ये सब तो यार आपको पता ही, कंडक्टर क्या होते थे, जिनमें से क्या हो जाए, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। इलेक्ट्रिसिटी पास। हाँ, और कंडक्टर के बारे में आप क्या जान सकते हो या क्या कह सकते हो कि कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है बेटा, कम होता है, क्योंकि अगर कंपैरेटिवली कम होगा तभी तो करंट फ्लो कर पाएगा, है ना। यस सर। हो गए बेटा। रेसिस्टर्स क्या होते हैं, रेसिस्टर्स का मतलब जो करंट को कम कर दें वही रेसिस्टर्स हैं, है ना, जो करंट को कम कर दें वही क्या है बेटा, रेसिस्टर्स हैं। देखो ऐसे मटेरियल दैट आर हैविंग कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस आर नोन एज रेसिस्टर्स, उनको क्या बोल देते हैं, रेसिस्टर्स बोल देते हैं। और अगर हाई रेजिस्टेंस है तो करंट को तो मार देंगे ना। The difference between good conductor resistors are as follows, देख लो एक बार। The material that are having less or low electrical resistance या फिर high flow of current, एक ही बात है, are known as good conductors। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कॉपर की वायर आती हैं, आयरन की वायर आती हैं, तो ये सारे के सारे बेटा आपके गुड कंडक्टर्स के एग्जाम्पल्स हो गए। ऐसे ही जब आप रेसिस्टर्स की बात करते हो तो देखो मैंगनीन और नाइक्रोम, अगर आप इसको ध्यान रखो तो ये क्या है, ये आपके रेसिस्टर हैं। और ये नाइक्रोम तो आपने देखा भी होगा बेटा, ये जो आपने देखा ये हीटर,
हीटर में आपने देखा होगा नाइक्रोम की वायर लगी रहती है ऐसे ऐसे करके, देखा है यस हीटर? सर। तो वो जो जलता है ऑरेंज कलर में वो रेसिस्टर ही है बेटा एक तरह से, ठीक है। और वो कैसा रेसिस्टर है? वो नाइक्रोम रेसिस्टर है। क्लियर हो गया? मैग्नीन जो होता है वो भी एक प्रकार का रेसिस्टर ही होता है। अच्छा, फिर उसने बोला इंसुलेटर के बारे में भी बात करो। इंसुलेटर का मतलब जिसमें रेसिस्टेंस हाई रेसिस्टिविटी होती है। बहुत हाई रेसिस्टिविटी होगी, मतलब करंट ना के बराबर निकलेगा, ठीक है। तो या फिर आप कह लीजिए कि जो गुड इंसुलेटर होते हैं उनका जो रेसिस्टेंस है वो क्या है, वो इतना ज्यादा है कि हमने उसको इनफाइनाइट मान लिया। वो भी किस में आ जाएंगे? इंसुलेटर ही तो होंगे कि इतना ज्यादा रेसिस्टेंस कि इनफाइनाइट, पता ही नहीं है कि कितना रेसिस्टेंस है, इतना ज्यादा। हैविंग इंफिनिटी हाई रेसिस्टेंस मैं आर वो नोन एज कर रही थी, इंसुलेटर। रबर क्या एंड नाम है, मैं चलेंगे रेडियो कर रही थी। भैया, कहाँ बातें आवाजें आ रही हैं? बंद करो, गलत बात है। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़े। अब देखो ये आपके सामने थोड़े से और हैं कि कौन इसमें कंडक्टर है कौन रेसिस्टर है, वो आपको बताना है। गुड कंडक्टर की और बेटा रेसिस्टर और इंसुलेटर की बात हो रही है। बताओ रबर क्या है? इंसुलेटर। रबर इंसुलेटर हो गया, आई लिख दें यहाँ पे। बेटा मरकरी क्या है बताओ? मरकरी, कंडक्टर। हाँ मरकरी एक मेटल है, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा ये कंडक्टर हो यस गया। सर। नाइक्रोम क्या है? अभी अभी आपने पढ़ा, नाइक्रोम के रेसिस्टर होते हैं। रजिस्टर। हाँ रेसिस्टर होते हैं, तो ये रेसिस्टर है। बेटा पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन में करंट पास होती है क्या? नहीं, ये इंसुलेटर हो गया। पॉलीथीन जो बैन करने की बात होती है, पॉलीथीन बैन कर दो, है ना। एल्यूमिनियम, बेटा एल्यूमिनियम के वायर आते हैं ना, मेटल है, क्या हो गया? कंडक्टर हो गया। वुड बेटा, वुड इंसुलेटर हो गई। मैग्नीन क्या होगा बेटा? मैग्नीन के रेसिस्टर आते हैं, बता दिया। बैकेलाइट का क्या होता है? बैकेलाइट, बैकेलाइट है आपका। थर्माकोल हो गया आपका। ये सब सब क्या है आपके? इंसुलेटर है आपके, ठीक है। आयरन क्या है बेटा? आयरन मेटल है, कंडक्टर हो गई। पेपर क्या है? पेपर इंसुलेटर हो गया, खत्म करो, ठीक है। थर्माकोल भी क्या है बेटा? इंसुलेटर है, ठीक है। मेटल का कॉइन, अब मेटल के कॉइन की बात हो रही है, मेटल है तो ऑफ कोर्स क्या होगा? कंडक्टर होगा। कर लेंगे? सर वुड में तो आग लग जाती है तो वो कंडक्टर बेटा वो नहीं गुड होगा। कंडक्टर ऑफ, नहीं नहीं, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, अच्छा ओके सर। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो ना टॉपिक, आप हीट थोड़ी पढ़ रहे हो, ठीक है। क्लियर है? यस। ओके, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हमें आगे जो हमसे कह रहा है उसको थोड़ा सा समझ लो। लिखा हुआ है कि व्हाट इज ओम्स लॉ, एक्सप्लेन हाउ इट इज यूज्ड और डिफाइन द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। कुछ भी आपसे बात अगर करे तो आपको ओम्स लॉ की बात करनी है और आपको आर के बारे में बताना है। तो आप जानते हो कि ओम्स लॉ हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन बिटवीन करंट आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अभी यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ओम्स लॉ किससे किसके बारे में बताता है, तो सिर्फ करंट और किसके बारे में? पीडी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। जी हाँ, रेजिस्टेंस के बारे में मत लिखना बेटा। रेजिस्टेंस तो तब आता है जब ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I वाला जो है, जब आप ये हटाते हो, ये जब हटाओगे तब V इक्वल्स टू IR आता है ना। जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो, इक्वल में कन्वर्ट करते हो, तो एक रेजिस्टेंस का यूज करके करते हो, कांस्टेंट है वो रेजिस्टेंस। The law states that a constant temperature, ठीक है, at constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। यही है ओम्स का लॉ, यानी कि जो I है, ठीक है, अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, जो कि क्या होगा? जो कि दो टर्मिनल के अक्रॉस लग रहा है, ठीक है। द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओम्स लॉ इज, अगर आप मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं तो वो क्या है? वो V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये, कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके? V के, ठीक है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे ही आप इसको ये जो देख रहे हो, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एक ही बात है ना। अब जब यहाँ से आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो आप इक्वल लिखोगे, और प्रोपोर्शनैलिटी जब भी फिजिक्स में हटती है तो किसी कांस्टेंट के साथ लग के हटती है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है बेटा वो R है, तो V इक्वल्स टू IR ऐसे आता है, ठीक है। बिकॉज R इक्वल्स टू होता है V अपॉन I, इसीलिए V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। तो where R is the resistance offered by the conductor which is constant, the unit of resistance is ohm। ओम ने अपने नाम पे ही दे दी, और ये आपको पता है कि V इक्वल्स टू अगर 1 वोल्ट हो, I इक्वल्स टू 1 एम्पियर हो, तो बेटा रेजिस्टेंस भी कितना निकल के आएगा? 1 ओम निकल कर आएगा। कैसे हुआ? क्योंकि भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी? V अपॉन I थी यहीं से। तो अगर आप वोल्टेज को कर दो या पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कर दो बेटा, और करंट को अगर आप 1 एम्पियर कर दो, तो जब किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर की करंट 1 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के साथ निकलती है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम होगा। वही लिखा हुआ है 1 ओम। तो यहाँ पे 1 ओम की डेफिनेशन भी दी है कि 1 ohm is defined as a resistance of the conductor such that when the potential difference of 1 volt is applied to its ends and a current of 1 ampere is going to flow through it,
कर लेंगे? बोलो बेटा। यस सर। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 1 ओम्स की, याद रखना। फिर से न्यूमेरिकल्स में आते हैं। न्यूमेरिकल्स काफी अच्छे होते हैं, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आने लग गया होगा न्यूमेरिकल्स में। देखिए, व्हाट इज मेंट बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। मतलब आपसे कहता है कि V = IR लिख दो, तो वो आप बड़े आराम से लिख दोगे। लेकिन उसने ये भी आपसे पूछा है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होता क्या है। तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो करंट को कम करने का काम करे या करंट को अपोज करने का काम करे, यही तो होता है रेजिस्टेंस। बोलो, आज से बेटा पढ़ो, व्हाट इज रेजिस्टेंस। Resistance of a conductor is the property of a conductor. This property helps conductor in opposing the flow of current through it. यहाँ से तो आप लोग समझ गए कि भाई रेजिस्टेंस क्या होता है। और आपको एक बात और ये भी पता है कि जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज मूव्ड होता है ना। ये आपको बता चुका हूँ कि जो W होती है वो QV के बराबर है, याद है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बेटा आप लोगों ने करे हैं, वर्क डन निकालो या एनर्जी निकालो, याद है ना प्रीवियस क्लासेस में। तो ये वही है, तो आप यहाँ से इसको भी लिख सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे ये वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज मूव्ड जब ये बोले तभी आप लिखना, वरना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पूछा गया था कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर पूछा, बस भैया आपने बताया खत्म करा। ये वाली लाइन अगर नहीं भी लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है। मेरे ख्याल से हो सकता है कि यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में ना ये मिसिंग कर दिया, हो सकता है इन्होंने ये भी पूछा हो कि वर्क डन के बारे में भी बताओ। तो अगर वर्क डन के बारे में पूछेगा तो आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो न्यूमेरिकल है आपके सामने, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 12 वोल्ट की बैटरी है, इस कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेसिस्टर। हमें नहीं पता रेसिस्टर कितना, शायद वही निकालने को बोलेगा हमसे, मतलब R की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, वो निकालनी है हमें। और आपसे कह रहा है कि 12 वोल्ट की बैटरी है, मतलब आपको पोटेंशियल डिफरेंस उसने दे दिया सोर्स का, जो कि सोर्स के अक्रॉस जो टर्मिनल पे वोल्टेज है वो 12 वोल्ट की है। और करंट आपसे कहता है 2.5 मिली एम्पियर। बहुत ध्यान से देखो, मिली एम्पियर है बेटा। अब यहीं पे थोड़ा सा कठिन है, ध्यान से समझेंगे इसको। तो 2.5 मिली एम्पियर का मतलब हो गया, मिली का मतलब 10 की पावर -3 है ना, मेगा नहीं है, मिली है। मेगा होता तो कैपिटल M लिखा होता, तो क्योंकि मिली है तो इसलिए स्मॉल m लिखा है। तो 10 की पावर बेटा -3 एम्पियर, ये हो गया, ये करंट की वैल्यू है, इतने एम्पियर। बहुत बढ़िया। कहता है कि बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हो कि R = V/I होता है ओम्स के लॉ से। जब V = IR है तो R की वैल्यू क्या निकलेगी, V/I निकलेगी। तो निकाल सकते हो। देखो V कितना था, 12 वोल्ट, और I क्या है बेटा, I है आपका 2.5 × 10 की पावर -3। बेटा ये जो इंटू 10 की पावर -3 है, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगी, प्लस। तो 12 इंटू में क्या मैं इसको अगर 1000 लिखूं तो किसी को कोई दर्द है, बताओ। नो सर। लिख सकते हैं ना भाई, 10 की पावर 3 ऊपर जाएगी तो 1000 ही तो होता है। बस अब ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है 25 100 को काट लेगा, इसलिए हमने ऐसा करा। तो बस आप जब इसको काटोगे, कैंसिल आउट करोगे, तो क्या मिलेगा, 25 से 4 चला गया तो ये 40 हो गया बेटा। और जब आप 12 का 40 में मल्टीप्लाई करोगे तो 480 क्या आ जाएगा, 480 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर। नहीं यस सर। 2.5 था, सॉरी, ये 2.5 है बेटा। तो 2.5 है तो ये एक और हटेगा ना, तो 1 0 और आएगा, तो ये 10,000 है, ठीक है। तो ये 4800 हो जाएगा। 2.5 था ना बेटा, 25 थोड़ी था। तो समझ में आ गया, इतने ओम्स, क्योंकि रेजिस्टेंस निकाला तो ओम्स होगा। क्लियर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख रहे हो आप। कहते हैं कि डिफाइन द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम होती है, बेकार क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस एज द कंडक्टर इज मेड थिनर। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर कभी आप रेजिस्टेंस को थिन कर दो, थिन का मतलब क्या होता है, पतला कि मोटा। थिक पतला होता है कि थिन पतला होता है, थिन सर। थिन मतलब पतला, यस सर। और थिक मतलब यस सर, मोटा। मतलब मोटा। तो मतलब एक तरह से अगर हम बात करें तो जो थिन है, थिन का मतलब आप लोग कह रहे हो कि पतला होता है ना, पतला होता है, ठीक है, ये आपने बात बोली। मतलब एक मेरे पास बेटा वायर है जो ऐसी है, एक वायर ये है और एक मेरे पास वायर ये है। मान लो ये 2 वायर है मेरे पास, ठीक है। तो इन दोनों वायर में से मेरी कौन सी वायर मुझे यूज करना ज्यादा अच्छी होगी, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ठीक है। एक तरह से यही क्वेश्चन आपको समझना है, बहुत जरूरी है ये। What happens to the resistance as the conductor is made thinner? जब हम कंडक्टर को क्या कर देंगे, कंडक्टर को थिन कर देंगे, पतला कर देंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। तो अब आपको ये चीज समझनी है, देखो ध्यान से।
आपको अगर याद आता हो तो R इक्वल्स टू, मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, याद है? बोलो। R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, याद है? जहां पर Yes. R जो था वो कंडक्टर का रेसिस्टेंस था, रो जो थी वो मटेरियल की रेसिस्टिविटी थी, L जो था वो कंडक्टर की लेंथ थी, और A जो था वो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया था। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको मेरी बातें कुछ समझ में आ रही होंगी, शायद जानी पहचानी से भी लग रही होगी कि मैं कुछ नई बात नहीं समझा रहा आपको। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अगर आप यहाँ से सिर्फ रेसिस्टेंस Yes, की sir. बात करें और इस एरिया की बात करें तो बेटा आप कह सकते हो कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, या फिर कह लीजिए कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। अगर डायरेक्टली का यूज करोगे तो 1 अपॉन एरिया बोलो, और अगर इनवर्सली का यूज करोगे तो सिर्फ एरिया बोलो, ठीक है? तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, और अगर एरिया कम हुआ तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। यही तो बात है, बोलो। Yes, sir. बेटा आर की जो वैल्यू आप देख रहे हो, यानी कि वो एरिया के साथ कैसा रिलेशन रखती है? इनवर्स लगती है, मतलब उल्टा रखती है। अब आप देखो, उसने बोला कि थिन कर दो, थिन का मतलब क्या हो गया? कंडक्टर मतलब वायर की बात हो रही है। अगर आप वायर को और पतला कर दोगे, वायर क्या होगी बेटा? पतली। तो पतला होने का मतलब वायर का एरिया क्या कर रहे हो? ज्यादा की कम? Decrease. तो बेटा रेसिस्टेंस क्या होगा? Higher. इंक्रीज। Increase. ये खत्म, ये आंसर था। देख लो, as the conductor is made thinner, the resistance of the conductor what? Increase. Increases। आ गया समझ में? कर लेंगे। तो ये पूरी सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट से रिलेटेड हैं। कंसेप्ट अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे कहता है आपसे कि बाय की नहीं, ये क्या है? कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डबल्ड बाय हाउ मच डज द करंट चेंज। एक बात बताओ बेटा, अगर रेजिस्टेंस डबल हो रहा है तो करंट क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस और करंट कैसा रिलेशन रखते हैं आपस में? उल्टा। तो बेटा अगर रेजिस्टेंस डबल हो रहा है तो करंट क्या हो रही होगी? आधी हो रही होगी ना। खत्म आंसर। करंट क्या हो जाएगी? Yes, sir. Half. अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही कि हाफ कैसे हुई, तो चलो मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ एक बार फटाफट। देखो ध्यान से, ये सब हटाता हूँ मैं। अच्छा, रेसिस्टेंस को क्या कर रहे हैं? बोलो। Double. Double. देखो देखो बेटा, V इक्वल्स टू फॉर्मूला था I इंटू आर, ये आप लोग जानते हैं बड़े अच्छे से। अगर V इक्वल्स टू I इंटू आर होता है तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? अगर हम केस नंबर 1 की बात करें तो बेटा V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? I1 R1, यही हो जाएगी। V1 इक्वल्स टू I1 R1, बता दें कृपया करके। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर V1 इक्वल्स टू I1 R1 है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया भाई? चलो V1 को हमने I1 R1 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम V2 की बात करें तो V2 की वैल्यू बेटा I2 R2। अब देखो उसने आपको क्वेश्चन में एक बात बोल दी थी कि कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंसेस कांस्टेंट, यानी कि V1 V2 को क्या करना है? सेम करना है। तो वही चीज बेटा, सारा वही काम होता है, एक ही स्टेप चलती है हमेशा। डिवाइड करो तो V1 अपॉन V2 बराबर क्या हो जाएगा बताओ? I1 R1 अपॉन में I2 R2, ये तो होगा। अब क्योंकि कांस्टेंट है दोनों पोटेंशियल डिफरेंस, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो V1 अपॉन V2 कैंसिल होके 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से बनेगा I1 R1 बराबर I2 R2। अब उसने क्या बोला? उसने कहा कि भाई अगर करंट पहले I1 है ठीक है, लेकिन रेसिस्टेंस को डबल करना है। तो मतलब अगर पहले R1 R था तो अब जो रेसिस्टेंस है वो क्या हो गया? वो 2 टाइम्स R हो गया। बस वो ये आपसे कह रहा है। अब बस खत्म, R से R कैंसिल हो गया। अब आप देखो, आपसे कहता है कि अब करंट क्या हो जाएगी। तो यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो I1 की वैल्यू आ रही होगी बेटा 2 टाइम्स I2। तो मतलब वो आपसे कह रहा है कि फाइनल करंट बताओ। तो फाइनल करंट I2 क्या हो जाएगा? I1 अपॉन 2। तो देखो करंट आधी हो गई कि नहीं हो गई? पहले वाले की आधी हो जाएगी। I2 मतलब बाद वाली जो करंट है I2 आप हमेशा निकालोगे, हमेशा I2, हमेशा I2 V2 R2 हमेशा ये निकाला जाता है बेटा। ठीक है? क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा।
आगे देखो, आपसे कह रहा है कि व्हाई डू इलेक्ट्रिशियंस वेयर रबर हैंड ग्लव्स व्हाइल वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करना है तो रबर का यूज क्यों करते हैं ग्लव्स का? बेटा याद करो, रबर इज अ इंसुलेटर। हाँ, रबर इज एन इंसुलेटर। इसीलिए आपने देखा होगा कि इंसुलेटर का यूज करा जाता है रबर की ग्लव्स पहन के। क्लियर है? पहले लोग पता क्या सोचते थे, लोग ये सोचते थे कि मतलब हीट वीट ना हो, ज्यादा गर्म ना लगे, इसलिए। नहीं, गर्मी नहीं, रबर जो है वो इंसुलेटर होता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो पाए। कर लेंगे? अगला यस देखो सर। बेटा, आपसे कह रहे हैं कि करंट है 6 एम्पियर की, रेजिस्टेंस है 40 ओम का, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। कितना थका हुआ क्वेश्चन है। V इक्वल्स टू आई आर लगाओ, V निकालना है आपको। करंट बेटा आपको दे रहा है 6 एम्पियर, R की वैल्यू आपको 40 दे रहा है, 240 आपका आंसर, वोल्ट। खत्म। ठीक है, कर लोगे? यस सर। अब आया थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से करो। An electric circuit consisting of 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर। बेटा मीटर, मीटर में कौन होता है? L। L की वैल्यू उसने दे दी आपको 0.5 मीटर। भाई मीटर में कौन होता है? लेंथ होती है ना, वायर की लेंथ L। ठीक है, जिस वायर का नाम क्या है? XT, कोई एक्सटेंशन वायर है। एन एमीटर, अ वोल्ट मीटर, 4 सेल ऑफ 1.5 वोल्ट। बेटा 4 सेल लग रहे हैं 1.5 वोल्ट ईच, तो मतलब वोल्टेज कितनी हो गई? 6 वोल्ट, बिकॉज 1.5 के 4 सेल, तो 1.5 इंटू 4 करोगे तो क्या आ जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा। और आपसे कह रहे हैं कि एक प्लग की भी है, वॉज सेटअप, उसको क्या करा जा रहा है? सेटअप करा जा रहा है। कोई नहीं, बहुत बढ़िया। कहता है कि ड्रॉ डायग्राम ऑफ दिस इलेक्ट्रिक सर्किट टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड बिटवीन द पॉइंट्स x एंड y एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू xy। ठीक है, xy से उसको करंट क्या कराना है? फ्लो कराना है। और फिर आपसे कहता है कि ग्राफ भी प्लॉट करिए v और i के बीच में। चलो खैर देख लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, और भी इसने देखो दे रखा है कि what would be the values of 1/v ratios when the potential difference is इतना 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 respectively, what conclusion do you draw from these values। तो खैर आप देख लो, ये आपकी प्लॉटिंग है यहाँ पर। आई गेस इसका आंसर आपका ए और बी का मैंने लिखा ही नहीं है। ठीक है, ए और बी के आंसर्स नहीं है, सी डायरेक्ट आ गया है। एक बार मैं देख लेता हूँ आगे। नहीं है, सब है। अच्छा, ए और बी आगे हैं, ये हुआ मेरे ख्याल। हाँ देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर ए आपका, देख लो ध्यान से। तो ये जो आपको दिख रहा है कि एमीटर भी लगाना था, वोल्ट मीटर भी लगाना था, नाइक्रोम की वायर भी लगानी थी एक्स वाई के क्रॉस, जो कि रेसिस्टेंस है आपका। आपको भी पढ़ा था ना आपने, कौन कौन? नाइक्रोम के साथ साथ मैग्नीन, ये दोनों जो होते हैं ये वायर होते हैं, मतलब ये रेसिस्टर्स होते हैं। अच्छा, बैटरी लगानी थी 1.5 वोल्ट की 4, तो वो लगा दी देखो सेल की फॉर्म में। स्विच भी लगाना था। रिहोस्टेट, बेटा रिहोस्टेट क्या होता है? रिहोस्टेट जो होता है वो एक तरह का ऐसा मतलब डिवाइस होता है जो रेसिस्टेंस को कंट्रोल करे। ठीक है, रेसिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए रिहोस्टेट का यूज करते हैं। ठीक है, बस इस तरह से आप लगा देना। कर लोगे? बोलो। यस सर। हाँ, कर लेना, इसमें कुछ वो नहीं है। डायग्राम भी आपने बना दिया, उसके बाद फिर उसने आपको चाहिए प्लॉटिंग करानी है ग्राफ की, तो ग्राफ की प्लॉटिंग करानी है। और साथ ही साथ में ये भी बोला है कि व्हाट वुड बी द वैल्यूज ऑफ 1/v। 1/v की उसको वैल्यू भी आपको चाहिए जब आपकी जो ये है ये सब हो गए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैल्यूज बड़े आराम से निकाल सकते हो। देखो जब 1/v करोगे तो v की वैल्यू पहले केस में कितनी है बेटा? 0.8 है। अब थोड़ा सा तो अच्छे क्वेश्चन आना शुरू होंगे ना यार। तो जब 1/0.8 करोगे, अब आपको उसको सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, देख लेना क्या क्या वैल्यू आ रही है। ऐसे 1/1.2 को सॉल्व करोगे तो कोई वैल्यू होगी, 1/1.6 को सॉल्व करोगे तो कोई वैल्यू होगी, वो आपको प्लॉट करनी होगी। बस यही चीज है। व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम दीस वैल्यूज? इन वैल्यूज से आपको क्या कंक्लूजन्स मिलते हैं? तो देखो, एज वी सी दैट द ग्राफ इज स्ट्रेट, आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। क्योंकि यार सिंपल सी बात है, v इक्वल्स टू आई आर की जब आप बात करते हो तो 1/v का मतलब क्या हो रहा है, एक बार उसको आप समझ सकते हो। देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो r की जो वैल्यू, सॉरी i की जो वैल्यू है, i की जो वैल्यू निकलेगी वो r/v निकलेगी। तो r/v निकलने का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक तरह से i इक्वल्स टू 1/v है, इनटू में आ रहा है। तो ये 1/v ऐसे आ रहा है, ये 1/v ये है। ठीक है, तो 1/v जो है i के रिस्पेक्ट में वो रेसिस्टेंस ही देता है। और रेसिस्टेंस ओम्स लॉ में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यही रेसिस्टेंस को शो करता था, जो मिडिल वाली वैल्यू। इसलिए ग्राफ जो आपको स्ट्रेट ही आना, उसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि करंट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके?
वोल्टेज के या पोटेंशियल डिफरेंस के, जितना यहाँ गया उतना यहाँ गया, जितना यहाँ गया उतना यहाँ गया। तो ये जो ग्राफ आते हैं उसी ग्राफ के थ्रू, मतलब प्लॉटिंग के थ्रू ये करी जाती है, पॉइंट्स के थ्रू। बस यही था। तो आप देख लो, एक बार सॉल्व भी कराना है तो हम आपको करा ही देते हैं। 1.5 वोल्ट की बात हुई थी, 0.6 एम्पियर की बात हुई है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा 2.5 ओम का। ये वो है जो मेन आपका आ रहा है, ठीक है। फॉर पोटेंशियल डिफरेंसेस इतने 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 और इतने के लिए रिमेन द सेम इज 2.5 ओम्स। ये हमेशा क्या रहने वाला है बेटा, सेम ही रहने वाला है, बिकॉज इसमें चेंजेस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज जो रेजिस्टेंस होता है बेटा वो कांस्टेंट होना जरूरी है। रेजिस्टेंस क्या होना जरूरी है? कांस्टेंट। तो V इक्वल्स टू आई आर में रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। तो जो रेजिस्टेंस बेटा 2.5 ओम के लिए 2.5 ओम आया है इन दोनों के लिए, तो इन सब के लिए भी रेजिस्टेंस जब आप निकालोगे बेटा, V अपॉन I की वैल्यू जब भी आप निकालोगे तो हमेशा कांस्टेंट आएगी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन हो सकता है मे बी, एक बार और ध्यान से देखना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे फिर बताना, मैं फिर से आपको समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है बेटा। हाँ तो कर दो। Yes, sir. अब एक और क्वेश्चन है आपका, आगे देख लेना इसको भी ध्यान से। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज दे रहा है बेटा बहुत जगह पे, ये अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, और ऐसे ही उसने आपको ढेर सारी करंट की वैल्यूज भी दे दी हैं। तो ये हो गया। तो उसने आपसे क्या बोला है कि हर एक के क्रॉस बताओ कि रेसिस्टर में क्या क्या वैल्यूज आने वाली है। तो आपको आर निकालना है हर जगह। तो आर की वैल्यू क्या होती है? V अपॉन आई। V अपॉन आई तो होती है, देखो V आपको ये पता है, आई आपको ये पता है, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आर आ जाएगा यहाँ से। ऐसे ही अगले केस में V ये है, आई ये है, यहाँ सॉल्व कर लेना तो आर आ जाएगा। फिर इन दोनों में सॉल्व कर लोगे, यहाँ आर आ जाएगा, इसमें कर लोगे यहाँ आर, ऐसे यहाँ आर और यहाँ पर आर। तो ये सारे के सारे आर निकल जाएंगे आपके, बताइए, सेपरेट सेपरेट। Yes, sir. Yes, sir. बस वही पूछ रहा है वो, और कुछ भी नहीं है। Plot a graph between V and I. Calculate the resistance of the resistor. Name the law which is illustrated by the VI graph. तो VI graph क्या होता है? Ohm's law होता है। लॉ का नाम क्या है? Ohm's law. Write down the formula which states the relationship between potential difference, current and resistance. लो लिख दिया फॉर्मूला, V equals to IR। बेकार क्वेश्चन। अब यहाँ से जो E वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा अच्छा है। The potential difference between the terminals of an iron is 240 volt और करंट है आपकी इस बार 5 एम्पियर। कहता है रेसिस्टेंस बताओ। तो यहाँ से फिर से लगा दो। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? V अपॉन आई। अब ये अलग क्वेश्चन हो गया बेटा, ये पांचवा जो क्वेश्चन है। V की वैल्यू कितनी दी गई है? 240। और बेटा आर आई की वैल्यू क्या दी गई है आपको? 5 दी गई है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 48 बेटा ओम्स आपका आंसर, वही रेसिस्टेंस हो जाएगा आपका, बस खत्म बात, ठीक है। तो ये 48 ओम आपका रेसिस्टेंस आ गया। कर लोगे? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इज 3 ओम्स। आर जो है बेटा वो आपको 3 ओम्स दे दिया, बहुत बढ़िया। रेसिस्टेंस है आपका, सॉरी हाँ, वोल्टेज जो है आपकी वो है 6 वोल्ट की, ठीक है। तो आपसे कहता है कि द करंट विल बी, तो आई पूछ रहा है, तो आई इक्वल्स टू क्या होता है? V बाई आर। आई इक्वल्स क्या होता है बेटा? V बाई आर। 6 को अपॉन 3 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या हो गया? 2 एम्पियर। खत्म। कर लोगे? Yes, sir. एक कार की हेडलाइट है जिसपे 12 वोल्ट की बैटरी है और इतनी करंट है 0.5 एम्पियर की। कहता है कि बताओ रेसिस्टेंस क्या है। तो ठीक है, रेसिस्टेंस R इक्वल्स टू क्या था? V अपॉन आई। बस लगा लो, V की वैल्यू 12 अपॉन में I की वैल्यू 0.5, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 ऊपर आएगा, 5 से कैंसिल करोगे, 24 5 120 होता है, 24 एम्पियर, 24 ओम्स आपका आंसर, क्योंकि रेसिस्टेंस है। ये भी हो जाएगा। Yes, sir. आगे देखो, 25 ओम की बात हो रही है रेसिस्टेंस की। When this electrical appliance is connected to 230 ohm supply line, यानी कि रेसिस्टेंस को कनेक्ट करा जा रहा है बेटा। कनेक्ट करा जा रहा है तो मेरे ख्याल दोनों सीरीज में जोड़े जा रहे होंगे, बताओ। दोनों को इसमें जोड़ा जा रहा होगा सीरीज में। तो बेटा 230 और 24 दोनों जुड़ के सीरीज में हो गया आपके 255 ओम्स हो गया। खैर उसने क्या पूछा है? द करंट पासिंग थ्रू इट विल बी an electric appliance has a resistance ना when this electrical appliance is connected to। बेटा ये गलत है, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत कर दिया इसने, ठीक है। मैं इसको सही कर देता हूँ। where is clear chat? बेटा ये ओम्स नहीं होगा, ये सप्लाई की बात कर रहा है, ये वोल्ट होगा, ठीक है। 230 वोल्ट सप्लाई होगा ये, ठीक है, ये वोल्ट है। अब कर लो। अब आपसे कह रहा है आई बताओ। तो आई इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? V बाई आर। तो V कितना है? 230 वोल्ट। तो आप 230 वोल्ट को किससे डिवाइड करोगे बेटा? हाँ
25 से। अब इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आंसर क्या होगा? देखो 25 9 होता है 225। अगर आपको टेबल आता है 25 का तो 25 9 225, ठीक है, और बच गया 5 तो 50 बनेगा। तो 50 बनने का मतलब हो गया 25 2 तो 9.2 एम्पियर आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? Yes, sir. जरा यार एक बार ना इसको सही कर लूं, पता लगा फिर हम भूल जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। जस्ट अ मिनट। आई गेस आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होगी अब। Yes, sir. कोई बात नहीं, क्योंकि ना ये करना जरूरी है, वरना फिर भूल जाते हैं तो फिर भूल ही जाते हैं। ये फिर पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी। 23 वोल्ट्स। हाँ, और इससे पहले वाले में भी कुछ छापा हुआ था ना, कौन सा क्वेश्चन था वो, याद है आपको? किसी को याद है बेटा इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम? अच्छा, वो एबीसी आगे पीछे हो गए थे, आप लोगों को ध्यान नहीं रहता, भूल जाते हो। यार कोई नहीं, वो तो देख लोगे आप लोग। ओके, चलो दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो 230 मैंने वोल्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्लाइड कौन सी थी? चलो 24 नंबर देखना है। अब आप देखो आगे, आपको यहाँ पे समझ में आ रही होंगी चीजें। 4 ओम का रेसिस्टर है, कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ 12 वोल्ट बैटरी, नंबर ऑफ कूलम्स पासिंग थ्रू द रेसिस्टर पर सेकंड। अब आप देखो बेटा, कहता है कि नंबर ऑफ कूलम्स चार्ज पासिंग पर सेकंड। तो बेटा कूलम पर सेकंड को क्या बोलते हो? बताओ। देखो क्वेश्चन सिर्फ घुमाने के लिए कह रहा है आपको, और कुछ भी नहीं भाई। कूलम पर सेकंड का मतलब करंट ही तो पूछ रहा है वो आपसे, है ना। नंबर ऑफ कूलम्स पासिंग थ्रू द रेसिस्टर पर सेकंड मतलब करंट, कूलम पर सेकंड मतलब करंट पूछ रहा है वो आपसे। तो बस I इक्वल्स टू V भैया, खत्म बात। V 12 है, ये 4 है, आंसर करोगे 3 एम्पियर आंसर कर लोगे, ठीक है। Yes, sir. आगे देखो, Yes. ओम्स लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन, कितना थका हुआ क्वेश्चन है। ओम्स लॉ किसमें रिलेशन बताता है बेटा? बताओ, करंट और पोटेंशियल Potential डिफरेंस के difference. बीच में। ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर, ठीक है। आगे देखो, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज Ohm. Ohm. द सब्सटेंस हैविंग इनफाइनाइटली, बहुत बढ़िया, ऐसा सब्सटेंस जिसका इनफाइनाइट हो Insulator. रेजिस्टेंस क्या होता है? इंसुलेटर होता है, मतलब करंट Insulator. फ्लो ही नहीं होने देगा। कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, देखो पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट कर रहा है, मतलब V1 और V2 दोनों की वैल्यू बराबर है। रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डबल्ड, बेटा रेजिस्टेंस अगर डबल हो रहा है तो करंट क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी ना, हाफ हो जाएगी, ये तो आपको पता ही है। तो हाफ नहीं, अगर हाफ कर पा रहे हो तो मैंने आपको ये सेम चीज आपको न्यूमेरिकल में समझाई है पूरी, ऐसे ही करना। V1 बराबर I1 R1, ठीक है, और V2 बराबर I2 R2, दोनों को डिवाइड करा देना बेटा। और क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो V1 V2 कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज दोनों VV होंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से I1 R1 की वैल्यू आपको I2 R2 मिलेगी, ठीक है। अब उसने कहा कि रेसिस्टेंस को डबल करा जा रहा है, मतलब कि अगर हम बात करें R1 अगर R था तो I2 बेटा 2R हो जाता है, ये तो बोल रहा है वो आपको, ठीक है। R से R कैंसिल हो गया, बस I1 इक्वल्स टू क्या मिल रहा है आपको? 2I2। तो हमको तो I2 निकालना होता हमेशा, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा? I1/2। तो देखो हाफ हो गई, इसलिए हाफ है। आगे, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज हाफ्ड, तो करंट में क्या होगा? करंट डबल हो जाएगी, है ना। वैसे ही करोगे बेटा, ठीक है। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऑप्शंस में आता है तो एक नंबर में तो सिर्फ चुपचाप डबल करके चले आना, लेकिन अगर 2 मार्क्स में आएगा बेटा तो पूरा का पूरा प्रॉपर दिखाना पड़ेगा वो ओम्स लॉ से, जो मैं आपको बार बार सिखा रहा हूँ ताकि आप भूले ना। कर लेंगे? Yes, sir. आगे देखो, कहता है कि इलेक्ट्रिकल रूम हीटर है, ड्रॉज अ करंट ऑफ इतने एम्पियर फ्रॉम 120 वोल्ट सप्लाई लाइन, व्हाट करंट विल बी द रूम हीटर ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड इतना सप्लाई लाइन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें कुछ खास नहीं है। आपसे कहता है कि एक इलेक्ट्रिकल रूम हीटर है जिसमें करंट जो है बेटा वो 2.4 एम्पियर की है,
और 120 वोल्ट की सप्लाई है, तो क्या मैं यहाँ से रेसिस्टेंस निकाल सकता हूँ V अपॉन I करके? बताओ। तो 120 की बेटा वोल्टेज हो गई और करंट आपकी 2.4 की है, तो इसको सॉल्व करोगे ऊपर बनेगा 1200, 24 से सॉल्व करोगे तो ये आएगा 50, यानी कि बेटा 50 ओम्स के रेसिस्टेंस की नीड है इस हीटर में। ये रेसिस्टेंस क्या मतलब, ये जो नाइक्रोम की वायर की बात हो रही होगी, इस रूम हीटर के अंदर जो वायर लगी होगी नाइक्रोम की, नाइक्रोम का रेसिस्टर लगा होगा, उसमें क्या होगा, उसमें 50 ओम का रेसिस्टेंस है। अब कहता है कि व्हाट करंट विल दिस रूम हीटर, अब बेटा इसी रूम हीटर की बात हो रही है, तो मतलब इसी रेसिस्टेंस की आप बात करोगे, है ना। लेकिन कहता है कि इस हीटर में अगर हम सप्लाई 120 वोल्ट की ना करके 240 वोल्ट की कर दें, तो कहता है आप करंट कितना होगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। एक मेरा हीटर था, इस हीटर में को मैं जो सप्लाई पहले दे रहा था वो मैं 120 वोल्ट की सप्लाई दे रहा था, और मैंने एमीटर से ये पता लगा लिया था कि इसमें 2.4 एम्पियर की करंट बह रही है इस हीटर के अंदर, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ से R निकाल लिया कि R मेरा 50 ओम्स है, बेटा मत करो, R की वैल्यू 50 ओम्स है। अब हमने क्या करा, अब हमने यहाँ पे ये करा कि इसी हीटर को अब मैं 120 वोल्ट की सप्लाई नहीं बल्कि 240 की सप्लाई दूंगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि ओम्स लॉ में रेसिस्टेंस कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या मान के चलते हैं कि मेरा रेसिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, तो चाहे आप ये वाला केस ले लो चाहे आप ये वाला केस ले लो, दोनों के लिए रेसिस्टेंस तो सेम है, बस चेंज क्या होगा, चेंज करंट और वोल्टेज होगी। तो कहता है कि अगर मैं 240 वोल्ट के सोर्स से अब हीटर को जलाऊं तो बताओ मेरी करंट कितनी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगेन आप लगा दो V = IR दोबारा से। इस बार V आपका 240 था, करंट आपसे पूछता है और रेसिस्टेंस आप निकाल चुके हैं 50, बिकॉज रेसिस्टेंस दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि हीटर क्या है, हीटर बेटा सेम है, तो सेम हीटर है तो मटेरियल भी सेम होगा, रेसिस्टेंस भी सेम होगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 4.8 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा करंट का, ठीक है, कर लेंगे। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 31, नेम द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल हुज सिंबल इज ओमेगा। बहुत बढ़िया बेटा, ओमेगा जो है वो किसका होता है बेटा, ये प्रॉपर्टी होती है रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, जिसको हिंदी में क्या, हिंदी कह रहे हैं, इंग्लिश में दूसरे वर्ड्स में क्या बोलते हैं, रेसिस्टिव, क्या लिख रहा हूं बताओ, Resistivity. रेसिस्टिविटी, ठीक है। ओमेगा ये ओम्स का उल्टा होता है बेटा, ये सिंबल होता है ओमेगा का, याद रखो, ठीक है, या कभी कभी W बना देते हैं, तो ये वही W होता है, ठीक है। मतलब 1/R जो है ना बेटा, वही क्या है, वही रेसिस्टिविटी है, ठीक है, कर लेंगे। ये थोड़ा क्वेश्चन अलग था, उम्मीद करता हूँ अब आप नहीं भूलेंगे। चलो 32 से बाद में करेंगे यार, आज की क्लास थोड़ा सा मुझे 5 मिनट पहले छोड़नी है, ठीक है, क्योंकि 5 बजे क्लास है, तो मुझे उनके लिए थोड़ा सा मटेरियल रेडी करना था, वो मैं एक बार क्विक देख लूं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आई गेस काफी हमने स्लाइड्स आज खींच ली हैं मेरे ख्याल से, हम लोग 234 पे आ चुके हैं बेटा, ठीक है, मतलब 234 से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, तो मुझे याद दिला देना कि 234 से सर आपको करना है, ओके, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और मेरे ख्याल से आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें थोड़ा सा हम चेंज करने वाले हैं। चेंज ये होगा कि आपकी जो क्लास है बेटा वो 2 घंटे की लगातार होने वाली है, ठीक है। तो हम आपको टाइम टेबल जो होगा, एक आपकी ग्रुप्स पे एक ओवरऑल टाइम टेबल जो आता है जो पूरे वीक का होता है, वो तो होता ही होता है, लेकिन उसके अलावा एक टाइम टेबल डेली आता है, ठीक है, जैसे आज भी आया होगा, कल भी आया था, तो जो टाइम टेबल आएगा उसके हिसाब से देख लेना। परसों की जो आपकी क्लास होगी उसमें मैं आपके 2 घंटे लगातार लेक्चर लूंगा, क्योंकि मुझे ये टॉपिक जल्दी खत्म करना है, ठीक है। एक बार बस मुझे आइडिया दे दो बेटा, अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, बताओ आशा बेटा, क्या पढ़ाया जा रहा है स्कूल में अगला टॉपिक इसके अलावा? सर अभी तो कुछ नहीं पढ़ा रहे। अच्छा, और बेटा बाकी बच्चे, देवांगना बेटा आप बताओ क्या सर? कौन सा टॉपिक पढ़ोगे इसके बाद? किसी के स्कूल में फिजिक्स मतलब कोई टॉपिक पढ़ाया गया है बायो में? Yes, sir. Control and coordination. सॉरी, Sir, life processes. So life life processes are. अच्छा अच्छा, तो ठीक है, फिर हम बायो में लाइव प्रोसेसेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगला जो टॉपिक होगा इसके बाद वो मूव कर लेंगे, बाकी एक बार मैं आपसे और बाद में बात कर लूंगा, डोंट वरी। चलिए ठीक है, एंड करते बेटा मीटिंग को। लेक्चर आपका रिकॉर्ड हो रहा था, यूट्यूब पे पहुंच जाएगा, कल के भी और आज के भी। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आज, ठीक है। थैंक यू सर। Thank you, कोई sir. डाउट हो तो अपने ग्रुप में पूछ लिया करो, ठीक है, बाय।
Good luck.